आपका जहां तक प्रश्न है, EIA नोटिफिकेशन जो लेकर आई है भारत सरकार, जैसा मैंने कहा कि ये एक हमला है इस देश की जंगल, जल, जमीन, गरीब, किसान, आदिवासी, मछुआरों और इस देश के वंचित और शोषित वर्गों की जिंदगियों और व्यवसाय और उनकी रोजी रोटी के ऊपर। क्योंकि अगर मौजूदा शक्ल में ये मसौदा जो कानून नहीं है बल्कि एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के कानून का उल्लंघन करता है, बजाय इसके बावजूद भी कि ये एक सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन है, इसके माध्यम से एक नई ऐसी नीति सूट बूट की मोदी सरकार द्वारा लाई जा रही है जिनसे इस देश के आम जनमानस की जिंदगी, आजीविका, रोजी रोटी, पर्यावरण और भविष्य की पीढ़ियों के लिए साफ हवा, साफ पानी, जंगलात, नदियां और वो सारी इकोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी जिनके लिए ये देश जाना जाता है, वो छीन ली जाएंगी। ये सही है कि एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 और उसके साथ साथ जो फॉरेस्ट राइट्स एक्ट है, ये और कई अन्य कानूनी प्रावधानों का और देश के संविधान का घोर उल्लंघन EIA 2020 के द्वारा भारत सरकार से द्वारा किया गया है। और इसीलिए चाहे वो पर्यावरण की रक्षा करने वाले लोग हों, चाहे वो गरीबों के प्रतिनिधि हों, चाहे वो समाज के जागरूक नागरिक हों, चाहे वो विपक्षी दल हों समेत श्री राहुल गांधी जी के जिन्होंने इसमें पहल की है, हम सब ने मिलकर ये कहा है कि ये मसौदा केवल और केवल चंद मुट्ठी भर मुनाफाखोरों को मुनाफा पहुंचाने और सदियों से चले आए, सदियों से संरक्षण करते आए इस देश के पर्यावरण, इस देश के हवा, जंगल, जमीन, इन सब प्राकृतिक मसौदों को नुकसान पहुंचाने का है। और इसलिए इसे मौजूदा शक्ल में खारिज किया जाए और इस पर पुनर्विचार भी किया जाए और संसद में भी इस पर बाकायदा बहस करवाई जाए। आदरणीय मित्र, लगभग एक महीने से जो राजस्थान में राजनीतिक घटनाक्रम चल रहा था, कल शाम उसका पटाक्षेप हो गया। उसके लिए राजस्थान के 8 करोड़ लोगों को और कांग्रेस के जो चिंता में थे हमारे कार्यकर्ता साथी और नेतागण, उन सबको शुभकामनाएं और बधाई मैं देता हूं। ये सब कैसे हो पाया? ये सब हो पाया श्री राहुल गांधी जी की दूरदृष्टि और जो उनका संकल्प है सबको साथ लेकर चलने का, श्रीमती वड्रा जी के श्री सचिन पायलट जी द्वारा विश्वास और निष्ठा, इन दोनों के प्रदर्शन से और हमारे विधायक साथियों की एकजुटता, मैं आपको यहाँ ये भी कहना चाहूंगा, ये है भारतीय जनता पार्टी को ये करारा जवाब भी है, जिन्हें राजस्थान की जनता ने नकार दिया था, परंतु वो अल्पमत में होते हुए भी सरकार में बैठने के मंसूबे देख रहे थे। ये वही भाजपाई हैं जो पिछले 40 दिन से भारतीय जनता पार्टी के विधायक नहीं बुला पाए, क्योंकि उनके खुद के अंदर इतना गतिरोध और विभाजन था। उनका खुद का कुनबा भानुमति का कुनबा था जो हमारे ऊपर इल्जाम लगा रहे थे, यहां तक कि उन्हें बाड़ेबंदी और 3-3 हवाई जहाज करने पड़े और विधायकों को यहां से बाहर ले जाना पड़ा। ये दिखाता है कि उन्हें राजस्थान की जनता पर विश्वास नहीं था। आपने सही फरमाया कि पिछले दिनों में कुछ कड़वाहट और कुछ गतिरोध, कुछ गिले शिकवे अवश्य पैदा हुए, परंतु हमारा ये मानना है कि कल श्री राहुल गांधी जी के साथ श्री सचिन पायलट और उसके बाद कांग्रेस नेतृत्व के साथ विधायकों की जो हमसे नाराज चल रहे थे, उनकी बैठक के बाद ये इस पूरे मामले का हमने पटाक्षेप कर दिया है। हमारे लिए ये अब एक क्लोज चैप्टर है। हम मिलकर सारे गिले शिकवे भुलाकर, सारी कड़वाहट भुलाकर, एक दूसरे पक्ष के द्वारा कही गई या अनकही बातों को भुलाकर अब केवल और केवल राजस्थान की प्रगति,
राजस्थान की तरक्की और यहाँ कोरोना और आर्थिक महामारी के संकट से लड़ने में आगे आने वाले 3.5 वर्षों का अब उपयोग करेंगे। यही जो है राजस्थान का ध्येय और कर्म भी रहा है यहाँ की रणभूमि का। अंत भला सो भला। हमारे अगर अंदर थोड़ी बहुत खटपट थी या आपस में कोई वैचारिक मतभेद था, तो श्री राहुल गांधी जी के नेतृत्व में उनकी दूरदृष्टि के चलते, उनको सबको साथ लेकर चलने के स्वभाव के चलते हमने हमारा मतभेद और मनभेद दोनों खत्म कर लिए और हम एकजुट हैं। पर देखिए, सवाल एक बड़ा सीधा है। यहां जनमत की चोरी कौन करना चाहता था? प्रजातंत्र का हनन कर चीर हरण करने का षड्यंत्र कौन कर रहा था? जनमत की चोरी अगर कोई कर रहा था तो वो भारतीय जनता पार्टी की लार टपक रही थी कि अगर कहीं परिवार में थोड़ा बहुत मतभेद हो गया तो जनमत और जनमत का चीरहरण करो और प्रजातंत्र जो है उसकी चोरी कर लो। इन दोनों में भारतीय जनता पार्टी ने मुंह की खाई। क्या यह सही नहीं कि भारतीय जनता पार्टी को 200 की विधानसभा में केवल 72 विधायक मिले हैं? क्या 72 विधायकों वाली पार्टी सरकार बना सकती है? क्या उनके पास बहुमत है? जवाब नहीं में है। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की सत्ता की लार क्यों टपक रही थी दिल्ली से राजस्थान तक? उनकी जो सत्ता की लार थी उसको एक करारा जवाब हमारी एकजुटता ने दिया है। मतभेद कितने भी हों, परंतु हमारे सब विधायकों ने यह साबित करके दिखाया कि मतभेद के चलते भी भारतीय जनता पार्टी के षड्यंत्र में वो झांसे में आने वाला कोई नहीं, और उनका षड्यंत्र विफल हुआ है। मुझे लगता है पूरे देश ने यह देखा किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी बार बार अलग अलग प्रदेशों में अल्पमत में होते हुए भी प्रजातंत्र की हत्या का षड्यंत्र करती है। कई बार परिवार में छोटी मोटी खटास हो जाती है, कई बार परिवार में आपस में माँ और बेटे के अंदर भी, पिता और पुत्र के अंदर भी, भाई और भाई के अंदर भी, चाचा और ताऊ के अंदर भी कहीं कहीं वैचारिक मतभेद हो जाता है, पर परिवार एक है, परिवार टूटता नहीं। और परिवार को बाहर से तोड़ने वाली भाजपाई षड्यंत्र कैसे विफल हुआ ये सबने देखा। और उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है आदरणीय मित्र कि भारतीय जनता पार्टी जो हमारा परिवार तोड़ने के सपने ले रही थी, उनको वो आज तक अपने विधायक दल की बैठक नहीं कर पाए राजस्थान में। और जिस प्रकार से उनका परिवार टूटा है और 3-3 चार्टर प्लेन से अपने विधायकों को वो लेकर उड़ने की कोशिश की, उनके विधायकों ने उनके साथ जाने से इनकार कर दिया, तो उनको राजस्थान के बहुमत ने दिन में तारे दिखा दिए। ये उनके लिए एक सीख है। इसकी विचारधारा की प्रतिबद्धता के साथ पैदा हुआ, बड़ा हुआ और जीवन का रास्ते पर चला हर वो व्यक्ति जिन्होंने व्यक्तिगत कुर्बानी देकर प्रदेश और देश में कांग्रेस की सरकारों का गठन किया ताकि जनप्रिय नीतियों का निर्वहन हो पाए सरकारों के द्वारा और पार्टी के द्वारा। उन सब में 99% नहीं 100% की राय यह है कि माननीय राहुल गांधी जी को आगे बढ़कर एक बार फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के तौर पर कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व करना चाहिए। और इसका निर्णय कांग्रेस कार्य समिति, श्री राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी करेगी उचित समय पर। जहां तक सवाल ये था कि श्री राहुल गांधी जी ने इस्तीफा क्यों दिया, 2019 के चुनाव के बाद नैतिक बल के आधार पर और अपनी जिम्मेवारी सबसे पहले निर्धारित करते हुए उन्होंने अपनी जिम्मेवारी से इस्तीफा दिया था। ये सही है। भविष्य में क्या होगा मैं नहीं कह सकता, पर जो होगा वो सुखद होगा। दूसरे सवाल का जवाब ये है कि मैं आपने जो चिंता जाहिर की है मैं उससे अपने आप को जोड़ता हूं। ये ऐसे ही है कि लगातार किसी ना किसी तरह से श्री राहुल गांधी जी या कांग्रेस पार्टी को कुछ मित्र, और मेरा इशारा आपकी तरफ नहीं क्योंकि आप बहुत निष्पक्ष और सुलझे हुए पत्रकार हैं, पर कुछ लोगों का तौर तरीका बन गया है
कि किसी न किसी तरह से कांग्रेस पार्टी को कटघरे में खड़े रखो। एक अंग्रेजी की कहावत है, डैम्ड इफ यू डू एंड डैम्ड इफ यू डू नॉट। मुझे लगता है कि हर चीज का समय है, और जैसे ही श्री राहुल गांधी जी को लगा, हमने ये निर्णय किया, और ये उनकी दूरदर्शिता, और हमारे साथी सचिन पायलट जी भी और हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी भी, उन दोनों का भी साहस, संयम और परिपक्वता है कि अगर कोई वैचारिक मतभेद था तो वो मिट गया। अब इसको ऑपरेशन और मीन मेख निकालने इसका बार बार मुझे नहीं लगता कि कोई औचित्य है। शराब साहब, अगर आप कल का वक्तव्य पढ़ें अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के संगठन महासचिव श्री केसी वेणुगोपाल जी का, तो आपके इन दोनों सवालों का जवाब वहां है। कांग्रेस अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी ने एक 3 सदस्यीय समिति बनाई है अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के लेवल पर। उसके नामों की घोषणा हम बहुत जल्द कर देंगे। उस 3 सदस्यीय समिति सारे पहलुओं पर विचार करेगी। श्री सचिन पायलट जी या अगर कोई और विधायक साथी भी आना चाहेगा, उनकी बात हम आराम से सुनेंगे, ध्यान से सुनेंगे। उसके बाद जो निर्णय होगा वो हम आपको अवश्य बताएंगे। धन्यवाद। दूसरा, आपने कहा कि विधायक नाराज है। मैं आपको विश्वास दिला सकता हूं, कोई विधायक नाराज नहीं। हमारा पूरा परिवार इकट्ठा हो गया, हम इससे खुश हैं। भारतीय जनता पार्टी, जो सत्ता की लार जिनके मुंह से टपक रही थी, उनका मुंह बंद हो गया और उनका कुनबा फूटकर अलग अलग जगह गिरा। ये राजस्थान की जनता ने अब देख लिया सच्चाई कहां है, एकजुट कौन है। परिवार में कभी कभी वो जैसे हरियाणा में या राजस्थान में कहते हैं, जिसके घर में दोस्त बर्तन होंगे वहीं खड़क सकते हैं, जिसके घर में सामान नहीं होगा वो खड़कता नहीं। तो कभी कभी वैचारिक मतभेद हो जाता है। हमने उस मतभेद को संपूर्णतया खुले मन से सब गिले शिकवे मिटाकर तब ये निर्णय राहुल जी के नेतृत्व में लिया है। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।